हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, कल फिजिक्स का पेपर, उसके रिगार्डिंग जो एमसीक्यू की सीरीज है उसमें जो फर्स्ट यूनिट था वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम सेकंड यूनिट का पढ़ लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कौन कौन सी, इसी प्रकार थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट के भी डाले जाएंगे। आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक भी कर दें और कमेंट भी कर दें जरूर वीडियो पे, है ना। तो अब हम देखते हैं यूनिट नंबर सेकंड की कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला है फोर्स इज डिफाइंड एज, बल को परिभाषित किया जाता है विस्थापन के परिवर्तन की दर, संवेग की परिवर्तन की दर, द्रव्यमान और विस्थापन के गुणनफल, इकाई समय में किया गया कार्य। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सेकंड नंबर का, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। संवेग के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? हम बल कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, उसका दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या होती है? तो हमें पता है मोमेंटम p बराबर क्या होता है? m इंटू वी। m की यूनिट होती है किलोग्राम और वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आंसर क्या है हमारा इसका बी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा तीसरा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर ईच एंड एवरी एक्शन। तो इसका सही आंसर क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत होती है। ठीक है, उसके नंबर चौथा है इम्पल्स हैज द सेम डायमेंशन एज। इम्पल्स और हैज द सेम डायमेंशन एज, इम्पल्स और किसकी सेम डायमेंशन होती है? तो इम्पल्सन और मोमेंटम की। यूनिट का बात नहीं हो रहा, डायमेंशन का बात हो रहा है। तो इम्पल्स और मोमेंटम दोनों की क्या होती है हमारी? सेम होती है डायमेंशन। ठीक है, दोनों की क्या होती है? सेम डायमेंशन होती है। सेम डायमेंशन से मतलब समझ गए ना, एम बी होता है तो एम से क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इसमें क्या होगा? एम एल टी माइनस वन। ठीक है, और यही डायमेंशन किसकी होती है? मोमेंटम की, यही होती है इम्पल्स की। ठीक है, याद रखना है ये दोनों चीजें। ठीक है, उसके बाद देखो चौथा है फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट। घर्षण बल हमेशा कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? हमेशा करता है एक्ट अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। मैकेनिक्स में भी क्वेश्चन आया था, इसमें भी आने की पूरी संभावना है। ठीक है, सापेक्ष गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा द फ्रिक्शन बिटवीन टू ड्राई सॉलिड सरफेस इन कांटेक्ट इज कॉल्ड। दो सूखी ठोस सतहों के बीच का घर्षण क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है हमारा? ड्राई फ्रिक्शन या शुष्क घर्षण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमित घर्षण या सीमांत घर्षण क्या है? तो ये क्या है? गति शुरू होने से पहले का अधिकतम स्थैतिक घर्षण, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बिफोर द मोशन, बिफोर द बॉडी स्टार्ट टू मूव या बिफोर मोशन स्टार्ट। ठीक है, सही आंसर इसका क्या है? बी है। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए 8 है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज फोर्स है क्या? क्या है? वर्क, शक्ति, ऐसा तो कुछ है नहीं है। इसका सही आंसर क्या है? एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट इन सिस्टम इज टोटल लीनियर मोमेंटम कितना होता है? हमेशा रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इसका टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट रेडियली। सेंटीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट, केंद्रीय बल सदैव लगता है वृत्त पथ की इस पर दिशा में, नहीं लगता है। त्रिज्या की बाहरी दिशा में नहीं लगता है, नीचे की ओर नहीं लगता है। त्रिज्या की भीतरी दिशा में लगता है, केंद्र की ओर। ठीक है, इसका सही आंसर है रेडियली इनवर्ड टुवर्ड सेंटर। ठीक है, रेडियली इनवर्ड टुवर्ड सेंटर। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। काइनेटिक फ्रिक्शन इज, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? हमेशा ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये क्या होता है? हमेशा ग्रेटर देन होता है किसके? ग्रेटर देन होता है किसके? लिमिटिंग फ्रिक्शन के। इसका सही आंसर क्या? सीमित घर्षण से अधिक होता है हमेशा। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखो, यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अभी अभी पढ़ा था अपन ने, क्या यूनिट होती है इसकी? डायमेंशनलेस, कोई यूनिट नहीं होती है इसकी। ठीक है, याद रखनी है ये चीज। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, सेकंड लॉ से क्या होता है? एफ इक्वल टू क्या होता है? एम। संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? बल कहलाती है, एफ इक्वल टू एम। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। मोमेंटम का भी हम पढ़ चुके हैं, मोमेंटम क्या कहलाता है? देखिए मोमेंटम हम पढ़ चुके हैं, मोमेंटम क्या कहलाता है? मोमेंटम p इक्वल टू क्या होता है हमारा? mv। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट इट्स टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। अभी रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, इसका तो यही आंसर है। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन।
ये भी रिपीट हो गया, सापेक्ष गति के विपरीत लगता है, ठीक है। उसके बाद ए स्टोन ट्राई टू स्ट्रिंग एंड वर्ल इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल एक्सपीरियंसेस, एक डोरी से बंधा पत्थर क्षैतिज दिशा में घुमाने पर क्या अनुभव करता है, क्या अनुभव करता है, सेंटीपिटल फोर्स अनुभव करता है, केंद्र की ओर केंद्रीय बल, ठीक है। याद रखनी है ये सब चीजें। आठवां है एक्सप्रेशन फॉर सेंटीपिटल फोर्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v इन अ सर्किल रेडियस r, द्रव्यमान m का पिंड वेग v से त्रिज्या r के वृत्त में चल रहा हो तो केंद्रीय बल कितना होगा। तो सीधी सी बात है, केंद्रीय बल Fc इक्वल टू क्या होता है हमारा, याद रखना है mv स्क्वायर अपॉन r, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, mv स्क्वायर अपॉन r होता है हमारा सेंटीपिटल फोर्स, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बहुत ही आसान है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन सभी को पता है क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है बताओ, एक्सेलरेशन की वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी की क्या होती है मीटर पर सेकेंड, टाइम की सेकेंड क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसकी क्या हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखो व्हेन ए बॉडी मूव्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, यदि कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, सीधी सी बात है जीरो ही होगा एक्सेलरेशन, है ना। उसके बाद देखिए 22वां है कि द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गिरते पिंड का गति चरित्र क्या होगा, ठीक है। क्या कैसे होगा, यूनिफॉर्म मोशन नहीं, यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन, क्योंकि गति भी रहती है उसमें, तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन, समान रूप से त्वरित गति, ठीक है। समान रूप से मंदन गति तो होगी नहीं, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी बॉडी तो ये तो हो नहीं सकता, रैंडम मोशन होता नहीं है, समान गति रहती नहीं है, लेकिन समान रूप से त्वरित गति जरूर रहती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, बी फॉर भोपाल, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा द क्वांटिटी एम बी स्क्वायर अपॉन आर फॉर ए सर्कुलर मोशन रिप्रेजेंट, अभी अभी हमने पढ़ा है क्या होता है, ये केंद्रीय बल होता है, सेंटीपिटल फोर्स होता है। इफ ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, तो क्या होगा, तो उसकी क्या हो गई, ओनली स्पीड इज कांस्टेंट, उसकी केवल क्या होती है, केवल चाल स्थिर होती है, ये बात याद रखना। यदि कोई पिंड वृत्तीय गति में स्थिर चाल से चल रहा है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी बस, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड होती है ना, तो बहुत ही आसान है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब जब भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा याद रखना है ये कैसा बल होता है, एक एपरेंट फोर्स, ठीक है। ये कैसा होता है, एक आभासी बल, तो एपरेंट फोर्स ऑब्जर्व इन रोटेटिंग फ्रेम, घूर्णन फ्रेम में देखा जाने वाला आभासी बल होता है कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो लगता है एक्चुअली वो सेंटीपिटल होता है, ठीक है। फोर्स टाइम ग्राफ, अब हमें पता है फोर्स इनटू टाइम क्या होता है, इतनी बार पढ़ चुके हैं, क्या कहलाता है फोर्स इनटू टाइम, इम्पल्स। तो फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, इम्पल्स आवेग रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद ए वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, इसका टोटल कितना होगा, पी इक्वल टू क्या होता है एम इंटू वी, एम की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6, सही आंसर है 6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए व्हेन टू बॉडीज कोलाइड विद मूव टुगेदर आफ्टर कोलिजन, द कोलिजन विल बी, कैसा होता है कोलिजन, एन इलास्टिक कोलिजन होता है, याद रखना जब कोई दो पिंड टकराते हैं उसके बाद जब गति करते हैं किस प्रकार के होते हैं, इन इलास्टिक, अप्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए द कॉस ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड ऑन द कर्व, कर्व जो बैंकिंग ऑफ द रोड रहता है एक तरफ ऊंची एक तरफ नीची क्यों होती है, इसके सारे क्वेश्चन भी डले हुए हैं आपके, ठीक है, इसको भी आप जरूर देखना। तो ये होता है टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसके पहले जो है एमसीक्यू उनको भी आप इसके पहले वाला वीडियो भी देख लें, वीडियो के जो एमसीक्यू के पांचों आप देख लें, उसके बाद जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर से देख लें, अभी भी सबको बोला जा रहा है कि जरूर से प्लेलिस्ट देख के जाएं, उससे जरूर से क्वेश्चन आएंगे, आप देख के जाएंगे तो आप ही को फायदा होगा। बाकी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, ऐसा ना करें कि शेयर ना करें, जो भी आपके कॉलेज के फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के जिनका भी फिजिक्स में या मैथ में बैक है, ठीक है, उन सभी को मतलब सारे स्टूडेंटों को ही शेयर कर दें अपना चैनल, ठीक है, और पढ़ के जाएं इससे, तो आप जरूर से अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, ठीक है। और बाकी सारे वीडियो देख के जाएं, नहीं तो फिर बाद में आके देखना पड़ेगा, फिर कुछ मतलब नहीं, ठीक है, इसलिए देख के जाएं जरूर से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हेन ए पैसेंजर जंप्स आउट फ्रॉम ए मूविंग बस ही फॉल्स फॉरवर्ड ड्यू टू, इनर्शिया के कारण होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, विश्राम का जड़त्व के कारण होता है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में रहता है ना। उसका अगला क्या है, ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स व्हेन, व्हेन
व्हेन क्या है, व्हेन बोथ रिजल्टेंट फोर्स एंड टॉर्क आर जीरो, परिणामी बल और आघूर्ण दोनों शून्य होते हैं, तब वो क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। और मोमेंट भी जीरो होना चाहिए। टॉर्क एक प्रकार का क्या होता है, मोमेंट ही होता है। तो रिजल्टेंट फोर्स और मोमेंट मतलब टॉर्क क्या होने चाहिए, दोनों जीरो होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, द मोशन ऑफ द प्लैनेट एंड द सन इज एन एग्जांपल ऑफ द केंद्रीय बल की कर्वीलिनियर मोशन अंडर द सेंट्रल फोर्स। याद रखना है कैसा होता है, केंद्रीय बल के अधीन वक्र रेखीय गति। द मोशन ऑफ प्लैनेट, सूर्य के चारों ओर ग्रहों का गति किसका उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, केंद्रीय बल के अधीन वक्र रेखीय गति का उदाहरण है, कर्वीलिनियर मोशन अंडर द सेंट्रल फोर्स। अगर आप जरूर ये वीडियो देख के जाएंगे तो आपको जरूर से ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। इसके अलावा फिर पांचों यूनिट में से जो जो छूट जाएंगे उनका भी एक अलग से वीडियो डाल दी जाएगा, तो उसके पहले लेकिन आप ये पांचों वीडियो जरूर देख लें। अभी दूसरा चल रहा है, तीनों डालेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है। उसके बाद देखिए, बैंकिंग ऑफ द रोड इज डन टू, क्यों करी जाती है, टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने के लिए क्या करती हैं, बैंकिंग ऑफ द रोड या सड़कों का झुकाव करती हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एंगल ऑफ बैंकिंग। एंगल ऑफ बैंकिंग याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये होता है बैंकिंग कोण, एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा कहलाता है। फॉर बैंकिंग रूट विदाउट फ्रिक्शन द मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी होती है, मैक्सिमम सेफ स्पीड याद रखना है क्या होती है, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। क्या होती है, मैक्सिमम सेफ स्पीड अंडर रूट आर जी इंटू टेन थीटा, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा, ये साइकिलिस्ट बैंड इनवर्ड व्हेन टेकिंग द टर्न ड्यू टू साइकिल टू बैलेंस, क्या बैलेंस करने के लिए करता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस, केंद्रीय बल आवश्यकता को पूरा करने के लिए झुकता है ना। जब आप गाड़ी तेज चलाते हैं तो आगे की तरफ झुकते हैं कि नहीं, जो स्पीड वाले रहते हैं। ठीक है, वो सेम वही है। ठीक है। इफ स्पीड ऑफ ए व्हीकल ऑन बैंक रोड इंक्रीजेस द एंगल ऑफ द बैंकिंग, कितने टाइम हो जाएगा, बैंक वाली सड़क पर वाहन का वेग बढ़ने पर बैंकिंग कोण क्या होता है, बढ़ता है। बैंकिंग कोण आपने देखा होगा, जितनी ज्यादा स्पीड तेज चलानी रहती है, जितनी ज्यादा घुमावदार रहता है, उस केस में क्या होता है, हमें उतना ही ज्यादा झुकना पड़ता है। जो मोटरसाइकिल वाले फॉर्मूला रेस वाले होते हैं, जब वो मोड़ते हैं, आपने देखो जब स्पीड में मोड़ते हैं तो कितना उनकी गाड़ी झुक जाती है, मोटरसाइकिल आगे की तरफ, है ना। तो क्या होता है, उनका जो एंगल बैंकिंग कोण हमेशा क्या होता है, बढ़ता है स्पीड बढ़ाने पर। ठीक है, ये बात याद रखनी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखो 39 है, बैंकिंग ऑफ द रोड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। बैंकिंग ऑफ द रोड का अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, बैंकिंग ऑफ द रोड का फॉर्मूला क्या है, ये टेन थीटा इक्वल टू क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर। इसमें कहीं पे एम है क्या, नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये किसके से वो होता है, किससे होता है, देखिए, इफ द स्पीड, ये तो हो गया, बैंकिंग ऑफ द रूट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द व्हीकल, वाहन का द्रव्यमान से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। उसका नेक्स्ट है, साइकिल डबल एस स्पीड ऑन द सेम कर्व पाथ द बेंडिंग एंगल क्या होगा, अभी अभी हमने देखा है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब अगर वेलोसिटी दुगनी कर देंगे, टू वी लग दो, तो टू वी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर वी स्क्वायर, मतलब कितना गुना हो गया, चार गुना। तो कितना गुना हो जाएगा, बिकम्स फोर टाइम। यदि साइकिल चालक उसी वक्त पथ पर अपना वेग दुगना कर ले तो झुकाव कोण कितना हो जाएगा, चार गुना। इसलिए आपने देखा होगा जब तेज गाड़ी चलाते हैं फॉर्मूला रेसर, तो अपने गाड़ी को क्या करते हैं, पूरा झुका लेते हैं। ठीक है, ताकि बैलेंस में बनी रहे, है ना। नेक्स्ट देखिए, साइकिलिस्ट ऑफ 80 kg टेक्स ए टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर एट 20 मीटर पर सेकंड, द थीटा ही बेंड्स विद द वर्टिकल एस। यहाँ से हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, हमें पता है वी स्क्वायर अपॉन आर जी होता है फॉर्मूला, अभी हमने पढ़ा है। तो वी, तो इधर से क्या हो जाएगा, अगर अपन इधर से देखें तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर मतलब 20 गुणा 20 अपॉन आर, आर हमारा कितना दिया गया, इसमें 20 ही दिया गया, इंटू जी, जी की वैल्यू होती है 10, तो हमें यहाँ 20 से 20 कट जाएगा, ये कितना बचेगा, 2। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 2। तो ये सही आंसर है, टेन इनवर्स 2। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट, रोलिंग फ्रिक्शन एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, मच स्मॉलर। ठीक है, रोलिंग में जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, ये बात याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा ठीक है, बस अब इतने ही इस वाली यूनिट नंबर सेकंड के हमारे सारे एमसीक्यू हो गए हैं पूरे, इसको आप जरूर से देख के जाएं, है ना। और पांचों जो पांच वीडियो डलेंगे, आप पांचों वीडियो देख के जाए तो आपको जरूर से 20 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए, क्योंकि देखो सही जोड़ी भी आनी है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आना है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा यदि कोई ऐसा क्वेश्चन रह गया होगा तो उसका अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा। इसलिए आप ये पांचों वीडियो देख के जाए। अभी दूसरा वीडियो डल रहा है, इसके बाद 3 वीडियो और आएंगे अभी जल्दी से,
तो आप जल्दी से थोड़ा समय निकाल के इसको देख लें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंडों के साथ, लाइक भी कर दें और कमेंट जरूर कर दें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट जरूर कर दें, ठीक है। और लाइक भी कर दें वीडियो को और बने रहें चैनल पे। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।